जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। बच्चों, जब से झारखंड बोर्ड के क्लास 9 के छात्रों का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का बोर्ड एग्जाम है और मैं आज इस वीडियो में आपके सोशल साइंस के बोर्ड एग्जाम के लिए 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों वाला एक वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं, जो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं, जिससे आज के बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, भिड़ेंगे। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें दिए गए सभी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। और बच्चों, इसमें जो आपका पहला प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई है। तो बच्चों, इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1789 ईस्वी में। ये जो 1789 ईस्वी में फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, ये लुई 16वां के शासन काल में हुआ था और इस क्रांति के कारण वहां पर जो लुई 16वां का शासन था बुर्बो राजवंश का, तो उसके शासन को समाप्त कर दिया गया था। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका बच्चों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि फ्रांसीसी क्रांति में बुजुर्वा शब्द का क्या अर्थ है। तो बच्चों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि मध्यम वर्ग। ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में, तो मध्यम वर्ग या फिर क्या कि बुजुर्वा वर्ग के द्वारा ही किया गया था और वहां पर लुई 16वां के शासनकाल को समाप्त किया गया था। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी। तो बच्चों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो हम लोग देख रहे हैं यहां पर जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। ये जो आपका जैकोबिन क्लब था, तो इसमें जो है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर भी शामिल था। तो इस तरह से हम लोगों ने तीसरे प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका बच्चों आपका अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया कि नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया। तो बच्चों, नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस का सम्राट बना था 1804 ईस्वी में और साथ ही साथ 1804 ईस्वी में ही उन्होंने फ्रांस में नेपोलियन कोड को भी लागू किया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया पांचवा प्रश्न की होलोकॉस्ट किससे संबंधित है। तो बच्चों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, द्वितीय विश्व युद्ध से। समझ गए? ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दोस्तों, भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या फिर कौन है? तो बच्चों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये जो हम लोग देख रहे हैं, गंगा नदी। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा नदी है। समझ गए ना? इसके अलावे अगर बोलता कि इसमें कौन लंबी नदी है चारों में, तो ब्रह्मपुत्र होता, लेकिन भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी जो आपकी गंगा नदी है, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो सातवां प्रश्न पूछा गया कि भारत की अक्षांशीय सीमा कितनी है। तो बच्चों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, यानी कि ये आपका सही उत्तर है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये ज्योग्राफी से आपका प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो बच्चों, इसका सही उत्तर क्या होगा? ये जो आठवां प्रश्न आपका पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमालय, ठीक है। इसका बच्चों आपका नौवां प्रश्न है कि कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। तो बच्चों, यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं, कपास को उगाने के लिए सबसे जो उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है वो काली मिट्टी को मानी जाती है, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ गए? इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 10वां प्रश्न पूछा गया कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, ये जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जो हम लोग देख रहे हैं, गोदावरी को जो दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न कि लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है। तो बच्चों, यहां पर जो हम लोग देखें, ए में दिया गया एक व्यक्ति द्वारा शासन, ये नहीं होगा। बी में दिया गया सेना द्वारा शासन, ये भी नहीं होगा। और सी में दिया गया लोगों द्वारा शासन, यही आपका सही उत्तर होगा, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 12वां प्रश्न पूछा गया कि ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, तो उसको लोकतंत्र कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर भी सही है। इसका बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। यह भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, जिसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। समझ गए? पूरे दुनिया में एकमात्र स्विट्जरलैंड है जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। बाकी भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, बर्मा, भूटान, नेपाल इत्यादि कुछ भी है, तो वहां पर जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। समझ गए? तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। तो बच्चों, यहाँ
यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया था, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 26 नवंबर 1949 होगा, यानी कि ये आपका सही उत्तर है। समझ गए। इसके बारे में हम आप लोगों को बता दें कि भारत का जो संविधान बनना शुरू हुआ था तो उसका जो पहला मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, और वो जो है बन करके 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ था। और इसको जो अंतिम रूप से उसमें जो सिग्नेचर किए गए थे 26 नवंबर 1949 को, और वहीं पर भारत का जो संविधान लागू किया गया था वो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो यहाँ पर जो पूछा गया था कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया, तो इसका सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, कब लागू किया गया ये पूछता तब आपका होता 26 जनवरी 1950। समझ गए। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, तो ये बात माना जाता है B.R. आम्बेडकर को, यानी कि भीमराव आम्बेडकर को। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है, तो बच्चों ग्रामीण भारत का जो मुख्य व्यवसाय है आपका कृषि है, इसी के द्वारा लोग जीवित रहते हैं, है कि नहीं। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है, यानी कि 17वां प्रश्न, वो पूछा गया कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं, तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हम लोग जो देख रहे हैं पूंजी कहते हैं। समझ गए ना, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर जो खर्च किया जाता है जिस धन को, पैसा को, तो उसको पूंजी कहते हैं। इसका बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका कृषि क्षेत्र को। समझ गए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समझ गए। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, वह है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है, तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये जो हम लोग देख रहे हैं 74.04%। तो इस तरह से हम लोगों ने कुल मिलाकर के जो है 19 प्रश्नों और उसके उत्तर को देख लिया है। इसका बच्चों आपका 20वां प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन एकत्र करता है, तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा, 20वें प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि NSSO। समझ गए, ये भी बहुत ही VVI क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, तो बच्चों कर्क रेखा जो है भारत के कुल मिलाकर के जो है 8 राज्यों से गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही होगा। इसका बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन को बढ़ाना, जो आपका 60 के दशक में हुआ था। समझ गए ना। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है, तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समानता का अधिकार। समझ गए। आप लोग सभी प्रश्नों और उसके उत्तर को याद करते जाइएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछे जाएंगे, रिपीट किए जाएंगे। इसके बाद बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है, तो उसको कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। जिसको एक बार प्रयोग किए और फिर से बन जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। समझ गए। जैसे में आपका पानी है और साथ ही साथ हवा है, तो ये सब आपका नवीकरणीय संसाधन है। वहीं पर कोयला है तो ये आपका जो है अनवीकरणीय संसाधन है कि नहीं। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था, तो बच्चों नाजी पार्टी का जो प्रतीक था स्वास्तिक था, यही आपका सही उत्तर होगा। स्वास्तिक का मतलब है, स्वास्तिक कैसे बनता है आप लोगों को पता ही होगा, इस तरह से देखिए, इस तरह। समझ गए ना। तो यही उसका जो है प्रतीक चिन्ह था, यानी कि चुनाव चिन्ह भी हम लोग कह सकते हैं। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि भारत की आधिकारिक भाषा क्या है, तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, हिंदी। समझ गए। आपका जो यहाँ 26वां प्रश्न पूछा गया था तो सही उत्तर होगा हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है। ठीक है। इसका बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है, तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या। आप लोगों को पता ही होगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था कब, 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था, 1918 ईस्वी तक चला था। तो वो जो आपका शुरू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, तो आपका जो इसी के हत्या के बाद शुरू हुआ था। समझ गए ना। आपका जो सर्बिया और साथ ही साथ ऑस्ट्रिया का जो लड़ाई था, जो मुद्दा था, उसी के कारण ये हुआ था।
इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ है। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, ऊपरी मिट्टी। समझ गए, सबसे ऊपर वाला। और अंदर वाला में हम लोग खेती करना चाहेंगे तो उतना अच्छा उत्पादन नहीं होता है कि नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न कि भारत में कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि कार्यपालिका जिम्मेवार है। समझ गए, कार्यपालिका के अंतर्गत जो है जितने भी मानव लोग होते हैं सरकारी विभाग में तो वो आते हैं, जिसमें एसपी, डीसी, बीडीओ, सीओ सारे लोग आते हैं। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो बच्चों ग्रामीण क्षेत्रों में जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो क्या है, हम लोग जानते हैं बायोगैस। बायोगैस यही आपका सही होगा, ठीक है। इसका बच्चों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है। तो बच्चों वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है अमेरिका में है, जहां ये एक्सचेंज धाराशायी हुआ था, जिसके कारण जो है ये आपका आर्थिक संकट जो आया था 1929 ईस्वी में, ये आपका कहां से शुरू हुआ था, तो अमेरिका से, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसका बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेतवासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि गहन कृषि। यही आपका सही उत्तर होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेतवासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी, तो गहन कृषि। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है 33वां प्रश्न, वह है कि गर्मियों में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं। तो उसको लू कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ, गर्मी के दिनों में जो हवा बहती है उसको क्या कहते हैं, लू कहते हैं। इसका बच्चों 34वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है। तो बच्चों ये जो 34वां प्रश्न आपका पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सी में, ये आपका सही उत्तर होगा पश्चिमी विक्षोभ। समझ गए, यहाँ जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है, तो पश्चिमी विक्षोभ। इसके बाद बच्चों आपका 35वां प्रश्न पूछा गया कि प्रवास से कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो हम लोग देख रहे हैं, यानी कि प्रस्थान और आगमन दोनों का क्षेत्र। समझ गए, यहाँ पर जो दिया गया था प्रस्थान का क्षेत्र, आगमन का क्षेत्र, यानी कि ये दोनों का क्षेत्र, ये आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। इसका बच्चों आपका 36वां प्रश्न है कि गरीबी रेखा क्या है। तो बच्चों गरीबी रेखा किसको कहते हैं, यहाँ पर जो हम लोग ऑप्शन देखें तो आपका जो ये जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही उत्तर होगा, यानी कि बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर। समझ गए, इसको गरीबी रेखा कहते हैं। इसका बच्चों आपका 37वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो बच्चों 37वें प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि महात्मा गांधी नहीं थे। संविधान सभा जो बनी थी जिसमें कुल मिलाकर के 299 के आसपास सदस्य थे, जिसमें आपका जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित और भी बहुत सारे लोग थे, तो उसमें महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 38वां प्रश्न पूछा गया कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का मतलब क्या था। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जो आप लोग देखिए जाति। समझ गए, यही आपका सही होगा। दक्षिण अफ्रीका में जो काले लोग थे और गोरे लोग थे, तो उन्हीं के बीच में जो है मतभेद होता था। समझ गए, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है मतलब कि 39वां प्रश्न, वो पूछा गया कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो बच्चों भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसका बच्चों आपका 40वां प्रश्न पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, कराची में। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो में आपके सोशल साइंस के बोर्ड एग्जाम जो आज होने वाले हैं, तो उसके लिए कुल मिलाकर के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वायरल क्वेश्चन पेपर को देख लिया। और बच्चों इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके आज होने वाले बोर्ड एग्जाम में रिपीट किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को जो एक बार फिर से शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो बच्चों आप लोगों के लिए और एक चीज है कि इसमें और भी 2 वीडियो पहले अपलोड किया हूं, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। तो इन सारे वीडियो को देखने से आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम बहुत ही आसान हो जाएगा, और आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जो कम से कम जो है 15-17 नंबर लाना है इसमें, तो वो जो है आपका इजीली आ जाएगा।